कलंदर पाक से बहुत प्यार करने वाली सदफ साजिद, आप बेटा फैसलाबाद में पैदा हुए, परवरिश आपकी सिंध में हुई, ये कैसे? कोई जेरे ज़मीन कोई सफ़र था, कोई क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जी बाबा जान, एक्चुअली फैसलाबाद जो है वो मेरा होम टाउन जैसे कह लें। वहाँ पे ददयाल सारा था तो पैदाइश वहाँ पे हुई। मीनवाइल मेरे फ़ादर उधर ही सिंध में काम कर रहे थे। मेरे फ़ादर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और वहाँ पर सिंध में एक छोटा सा टाउन है मीरपुर माथेलो, शायद बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। वहाँ पे फर्टिलाइज़र कंपनी है, उसका प्लांट था, तो वहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो फिर हम वहाँ पे ही रहे थ्रू आउट, बचपन सारा वहाँ पे रहा, स्कूलिंग भी वहीं पे हुई। और फिर फाइनली क्या हुआ कि स्कूलिंग के बाद वहाँ पर कोई कॉलेज का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, तो फिर वहीं से ही 2 घंटे के डिफरेंस के ऊपर एक सखर है, सखर का शायद नाम होगा क्योंकि वही एक बड़ा सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने अपना कॉलेज का वो किया, और वो भी हॉस्टल में रहकर किया था। तो इस तरह से फिर फादर की जॉब की वजह से हम लोग सिंध में रहते थे। आप फिर वापस फैसलाबाद गए, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपने एमएससी वहाँ से की, और इस सारे उस क़याम में आप हॉस्टल में रहे, और एज ए खातून या लड़की किसी हॉस्टल में रहने वाले, तालीम हासिल करने वाले को बहुत बहादुर लोग होते हैं, मेरा ख्याल ऐसे ही था। पता नहीं बाबा जान, ये तो उस वक़्त बिल्कुल नहीं पता था कि बहादुर हैं या नहीं हैं, लेकिन बस रह लिया था। दूसरा ये था कि उसमें शायद, जहाँ पर मैं एक बात करूँगी कि मेरे ना पेरेंट्स की एक तरबियत होती है, शायद उसका एक बहुत बड़ा हाथ था। बीइंग एन एल्डेस्ट चाइल्ड, वो भी आपका एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत डाल दी जाती हैं। फिर मुझे याद है कि जब मैं फैसलाबाद जा रही थी तो मेरे फादर ने एक बात की थी कि तुम्हारी वजह से मेरा सर ना झुके। सो वो इट्स अ ह्यूज, लाइक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसने किसी और जगह पर कंसंट्रेट करने ही नहीं दिया, कि भाई किसी ने एक बहुत बड़ी बात की है और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर के ऊपर, तो मुझे बस अपना वो रखना है, अपना बस रुख सीधा रखना है, जहाँ पर भी है पढ़ रहे हैं। ऑल्दो फैसलाबाद में मेरे ददयाल, जैसे मैंने बताया, तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वहीं रहते थे। तो अम्मी का शुरू से यही था कि नहीं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इवन तुमने कोई छोटा सा काम भी करना है तो तुमने किसी और को तकलीफ़ नहीं देनी, तुमने खुद जाना है। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैंने अगर ट्रेन का टिकट लेना होता था, या अचानक छुट्टियाँ हो गई हैं, कोई अनाउंसमेंट हो गई है और मुझे घर जाना है, तो मुझे जाके बस स्टैंड से भी टिकट खुद ही ख़रीदना होता था। और बहुत लंबा सफ़र था, इट्स लाइक और मेरा रात का सफ़र होता था, और कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन उस वक़्त एज सच, इस तरह का मोबाइल तो होते नहीं थे। बट वो, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से कोई माँ बाप की दुआएं होती हैं कि मैं कई ऐसे वाक़यात सोचती हूँ कि जिसमें आपको बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह ताला निकाल भी देता है, और कोई मुश्किल का सामना नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मेरे फ़ादर की पीछे मेरे ख़्याल में तरबियत थी, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अच्छा जी, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने गया सूर्य रहमान का इकरा यूनिवर्सिटी, उसके मेडिकल का जो था, उसमें बच्चियां थीं जो हॉस्टल में रहती थी, उनको मैंने सूर्य रहमान सुनवाई। उसके बाद मैंने उनके व्यूज़ रिकॉर्ड किए। हॉस्टल में रहने वाली बच्चियां हमेशा फैमिली को मिस करती, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है। मैंने उनको सूर्य रहमान से मैंने कहा हमें बहुत रिलीफ मिला, आज ये हुआ वो हुआ। आप इस रिलीफ के बगैर भी वहाँ रहे, तालीम मुकम्मल की, फैमिली से दूर रहना डिफ़िकल्ट नहीं है? बाबा जान, डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन वो जैसे कि रिलेटिव्स भी थे तो थोड़ा सा एक सपोर्ट आ गई कि वो मिलना जुलना उनसे होता रहा। और सेकेंडली एक फ्रेंड्स का सर्कल बहुत अच्छा बन गया था, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट रही। तो इस तरह से कोई आपको होम सिकनेस या वो वाली फीलिंग नहीं रही। और प्लस मैं 2 साल पहले भी हॉस्टल में रहकर आ रही थी, फिर 4 साल यहाँ रही, तो वो थ्रू आउट सफ़र सारा जो है वो हॉस्टल में था। तो एज सच कोई इतना इशू हुआ नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई मैं कहूँ कि याद आ रहे हैं और परेशान हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लो जी, उसके बाद आपकी फैमिली भी मुल्तान आ गई। यार ये मुल्तान का बड़ा सी लिंक जोड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। वहाँ आपने मुख्तलिफ जॉब्स की मुल्तान के अंदर, वो आप खुद ही बता सकते हो। जी बाबा जान। ये जी इतनी जो मुसाफिर होती है, पहले
सिंध से फैसलाबाद, फिर छुट्टियों में ईद पर जाना आना, फिर उसके बाद मुल्तान शिफ्ट हो गए। अच्छा, वहाँ जॉब शुरू कर दी, हर चीज़ चेंज है, एनवायरनमेंट बिल्कुल नया है, कोई मुश्किल नहीं आती? नहीं बाबा जान, ऐसा कोई मुझे लगता है कि कोई मुश्किल उस वक़्त इस तरह से फ़ील नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये है कि नई जगह का एक थोड़ा सा स्ट्रेस जैसे होता था उस वक़्त भी, लेकिन बस वही शायद एक तरबियत का, और शायद वो आहिस्ता आहिस्ता अकेले रहने की आदत, और फिर एक कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया, लोगों से डील कैसे करना है ये चीज़ें समझ आना शुरू हुई। तो वो थोड़ा सा एक लाइफ जो है थोड़ी सी उस तरह से फिर भी एक डगर पे चलना शुरू हो गई, और एक वो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा जी ऐसे ही करना है और ऐसे ही रहना है, तो वो इतना मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग 2001 में मुल्तान शिफ्ट हुए, उस वक्त भी फादर जो थे मेरे एक ऑयल कंपनी में हैदराबाद में थे। तो हम मतलब मुझे याद है कि मेरी अम्मी और मेरी, आई हैव 2 सिस्टर्स और एक भाई है। भाई बहुत छोटा था, स्कूल गोइंग था उस वक्त, और मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो चुकी थी, और बाकी 2 बहनें कॉलेज में थी। अच्छा, तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पर भी ऑल ऑफ द सडन कि ये था कि भाई घर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है। इवन मैं बिल वगैरह भी देने खुद ही जाया करती थी मुझे याद है, अभी तो मैंने जब रिकॉल की हैं चीज़ें तो मुझे याद आ रही थी कि वो चीज़ें भी मैंने की हुई हैं। तो वो उस दौरान में ये था कि एक तो शुरू से मुझे ना वो जॉब्स और अपना आगे पढ़ना बढ़ना, पता नहीं इस तरह के बड़े वो थी, एक जुनून की हद तक था कि अपना करियर बनाना है, उसके आगे अपना कुछ करना है। तो जो मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन की डिग्री की थी आज से 24 साल पहले, तो इस डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं थी इसकी तरफ। तो वो इनिशियली तो मैंने निश्तर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की, उसके बाद मैंने फिर जब हम किसी हॉस्पिटल में मैं जाती थी तो लोग कहते थे कि अच्छा जी फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है, इसका तो हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, हम खुद ही सब कुछ बता देते हैं। सारे डॉक्टर ने बता दिया, ठीक है जी। फिर एज अ कंसल्टेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ पे किसी डॉक्टर ने कहा कि आप यहाँ पर हम काम बैठ सकते हैं। एज अ कंसल्टेंट बैठना शुरू किया, लेकिन इस मुल्तान में एक ट्रेंड है कि जो कंसल्टेंसी होती है, जो प्राइवेट कंसल्टेशन होती है वो रात के टाइम, शाम के टाइम होती है, लेट नाइट होती है। अब वो एक बड़ा बैरियर आ गया, अकेले रहते हैं, रात को मैंने अकेले आना होता था। अच्छा, तो अब वो भी एक तरह से अब मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरी अम्मा को थोड़ा सा था कि अच्छा जी नहीं यार रात को तुम अकेली आती हो, अच्छा नहीं लगता। ओके जी फ़ाइन, फिर मैंने कहा चलें इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए जब स्कूलों में जॉब के लिए मैं जाना शुरू हुई तो वहाँ से हमने भगा दिया वहाँ से भी कि भाई फूड एंड न्यूट्रिशन क्या डिग्री होती है, हम नहीं रख सकते। मैंने कहा यार अब मास्टर्स के बाद भी मैं क्या करूँ फिर। तो वो फिर फाइनली वो अल्लाह की तरफ से कोई रास्ता बनना था। वो एक जगह मैं गई तो उसने मेरी डिग्री देखी, उसने कहा चलें ऐसा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ओ लेवल्स के स्टूडेंट के लिए ये न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो मुझे याद है कि मुल्तान में फूड एंड न्यूट्रिशन का जो सब्जेक्ट था ओ लेवल्स में, वो फिर मैंने स्टार्ट किया था। वाह, बड़ा ज़बरदस्त काम। अच्छा जी, न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपसे बाद में बात करते हैं। मुल्तान में आप रह रही हैं, उस हॉस्पिटल जाओ, उस हॉस्पिटल जाओ, स्कूल जाओ, उधर जा, जॉब तलाश कर, सब जगह। मुल्तान में तो जिधर जाओ मज़ारात नज़र आते हैं, औलिया अल्लाह के, मदीनतुल औलिया कहते हैं इस शहर को। वहाँ पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। कभी ख्याल है कि ये क्या है, ये भी कोई रोशन जहान है, इसके बारे में भी कोई इल्म हासिल किया जाए, कभी ख्याल है? बाबा जान, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल भी किसी भी तरह का बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरी फैमिली का था, ना मुझे इस चीज़ के बारे में ना ज़ीरो पता था। और मुझे सिर्फ ये पता था कि मुल्तान जो है उसको मदीनतुल औलिया कहा जाता है, यहाँ पे सारे मज़ारात हैं। हमारे घर में कोई मिलने आता था तो वो कहता था कि अच्छा हमने मज़ारात जाना है, तो उनको मैं ले जाती थी। लेकिन वहाँ जाके मैं सिर्फ चुप करके खड़ी होती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी मैंने उनसे मांगना क्या है, मैंने क्या बात करनी है, मुझे नहीं पता होता था। तो वो बस ऐसे ही था लाइल्मी का टाइम जिसमें कुछ नहीं पता था, तो वो इसी तरह गुजरा था। वाह, बिल्कुल सच बताया। अच्छा जी, इसके बाद 2004 में आपकी शादी हो गई, आप इस्लामाबाद तशरीफ़ ले। पहले ही ज़िंदगी बहुत हेक्टिक थी, मुजाहिदों में थी। अब ज़िंदगी का एक नया मुजाहिदा शुरू हुआ, कैसा रहा? जी बाबा जान, 2004 में तो वो सही मुजाहिदे थे वो तो ज़िंदगी में जो थे, मुझे लगता है कि वो जो पिछला मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था, बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की, सारे काम कर लेती है अकेले, ये हो गया वो हो गया,
उस सारी चीज़ों के ऊपर जो मुझे वो सुनने को मिली कि भाई यहाँ पे तो डिपेंडेंसी होनी है, ये होना है, इस तरह नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन खैर ये था कि एक तो ना साजिद और मेरी फैमिली के माहौल में बहुत डिफरेंस था। फैमिली सेटअप टोटली डिफरेंट था। मेरी फैमिली का सेटअप एक इंडिपेंडेंट और मतलब हमारा यूनिट फैमिली सिस्टम था। साजिद का जॉइंट फैमिली सिस्टम था, माशाल्लाह ह्यूज फैमिली थी, बहन भाई सारे, और वो सारे बड़े थे, तो ऑब्वियसली उनका मिलना मिलाना, फ्रेंड्स का आना जाना, तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो मेरे लिए वो एक माहौल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, जो मुझे एटलीस्ट लगा। लोग कर लेते हैं, मेरे से मुश्किल था, मुझे मुश्किल लगा था उस, और काफ़ी मुश्किल लगा था। अब वो दूसरी तरफ ये हुआ कि एक तो हम इनिशियली हमने सेटअप किया सारी फैमिली का, तो वो ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी थोड़ा सा हम स्ट्रगल कर रहे थे। सेकेंडली फिर ये था कि सेटअप डिफरेंट था, तो हम इमोशनली भी मैं उस चीज़ के अंदर ड्रेन होना शुरू हो गई थी। तो वो उस चीज़ की वजह से मेरे और साजिद के जो रिलेशनशिप पे बहुत फ़र्क आया था। हम दोनों के दरमियान में शुरू से ही, शादी के फ़ौरन बाद से ही बहुत गैप्स आना शुरू हो गए थे, जिसे हम इमोशनल गैप्स कहते हैं, कि बस हमने डिस्कस नहीं करना, बात नहीं करनी। साजिद तो बड़े अच्छे बेटे थे उनके, कि ही इज़ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अभी भी हैं। तो मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी तो पीछे कहीं चली गई, बस मैं तो बिल्कुल उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब हुआ। नॉर्मल बात है, हर घर में यही होता है। अच्छा, पता नहीं बाबा। तो दूसरी चीज़ ये थी कि शुरू से पहले इंडिपेंडेंसी, तो वहाँ से भी एक डिफरेंस सा लगा। तो बस वो ऑल टुगेदर काफ़ी लाइफ चेंज हो गई थी। स्ट्रगल्स थी शुरू में बहुत ज़्यादा। अच्छा, वाह। आपकी 4 बेटी हैं, एक इंग्लैंड में जिसका आपने जिक्र किया 2004 में पैदा हुई, जी, एक 2009 में पैदा हुई, 2006 में है जी, 2006 में, 6 में, या दो, फिर 2009 में तीसरी 9 में हुई। जी। इसके बाद आपने जिक्र नहीं किया, हालांकि चौथी बेटी है एलीन, जिसको हम कहते हैं, बड़ा प्यारी बच्ची है। कोई ख़ास कहानी इसके पीछे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आमतौर पर बेटी पैदा हो ना तो सारे ससुरालियों के ना मुंह लटक जाते हैं, जैसे लगता है जैसे पता नहीं की हो गया। फिर दूसरी बेटी पैदा हो जाए तो उफ तौबा, और फिर तीसरी हो जाए और फिर चौथी हो जाए, तो वो घर के अंदर प्रेशर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रेशर्स होते हैं। बेटे की ख्वाहिश जी, ज़रा इस पे। बाबा जान, जब हमारी पहली बेटी पैदा हुई थी तो वी वर सो हैप्पी, जैसे कि एक नेचुरल सा प्रोसेस है सबके लिए, सबके साथ ही ऐसी फीलिंग होती हैं। तो वो जिस हॉस्पिटल में हुई थी तो वहाँ पर हम, मतलब साजिद के दोस्त, फ्लावर्स, मिठाइयाँ और इतना कुछ था कि लोगों ने आके पूछा कि क्या हो गया, बेटा हुआ है। हमें तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, हमने कहा नहीं जी बेटी हुई है। तो बड़े लोग हैरान के उस वक़्त भी कि बेटी के लिए कौन ऐसे करता है, इतना सेलिब्रेशन कौन करता है। अच्छा खैर, फिर 1.5 से पौने 2 साल का डिफरेंस था, दूसरी बेटी हो गई। तो फिर लोगों ने बात की, इमीडिएट फैमिली की सपोर्ट बहुत रही। साजिद की अम्मी, शी इज़ वेरी सपोर्टिंग। कभी मेरी सास ने ये बात नहीं की, क्योंकि उनकी अपनी 6 बेटियां थी माशाल्लाह, तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव इस मामले में कि कभी कोई ऐसा, मुझे कभी अपनी फैमिली में या साजिद की फैमिली से कभी ये कोई बात सुनने को नहीं मिली। हाँ, लेकिन जो लोग मुबारकबाद देने आते थे वो इस तरह की बातें ज़रूर करते थे कि हाँ जी दूसरी भी बेटी हो गई, गैप बहुत कम है, प्रॉब्लम्स बड़े ज़्यादा हैं, जैसे कि उन्होंने पालनी थी। खैर वो इतना, वो आप थोड़ा सा इमोशनली वो डाउन भी हो जाते हो कि अच्छा यार वाकई शायद सही लोग सही कह रहे होंगे। लेकिन ये कि बाबा जान इस मामले में बहुत लकी रही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि अपनी फैमिली की बड़ी सपोर्ट रही। कोई प्रॉब्लम नहीं इससे रिलेटेड आई कि बेटियां हैं तो क्यों हैं और क्या है। तीसरी बेटी, 3 बेटियां तो इकट्ठी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। चौथी जो बेटी थी ना उसका डिफरेंस ज़्यादा है, वो तीसरी के बाद 9 साल के बाद पैदा हुई। तो वो बच्ची का जो था, जब वो उसका टाइम आया तो मैं एमफिल कर रही थी, मेरा साइनॉप्सिस सबमिट कराया मैंने, और फिर ये एलीन उस वक़्त हो गई। तो फिर उसके बाद मेरी वो दरमियान में रिसर्च रह गई तो फलाना, तो वो इतनी चीज़ें मेरी मेस्ड अप हो गई, क्योंकि इनिशियली अभी बहुत स्ट्रगल के बाद बच्चों को स्कूल गोइंग गए थे और मेरी एक लाइफ सेट होना शुरू हुई थी कि मुझे करियर का बहुत शौक़ था कि करियर बनाना है फलां। और इस चीज़ की जंग मेरी ना शुरू से, शादी के बाद से शुरू हो गई थी कि नहीं जी मैंने तो अपने लिए काम करना है। और उसके लिए फिर ये है कि इंटरनली बड़ी मैं कंफ्यूज होती थी कि भाई मैं नहीं कुछ कर सकती। और मुझे एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना ख़राब हो गया था
मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे तो अच्छा बोलना नहीं आता, मुझे ये भी नहीं करना आता, मतलब बहुत नेगेटिविटी होना शुरू हो गई थी, मेरे अंदर आना शुरू हो गई। तो एलियन जब हुई तो उस वक्त मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत हुआ था, एंड दैट वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, कि उस वक्त इमोशनली मैं इतनी लो चली गई थी कि वो डिप्रेशन क्या तो पता नहीं फलाना क्या, तो लोगों ने क्या क्या डायग्नोज कर दिया था डॉक्टर्स ने। तो लेकिन ये था कि उसके अंदर ना साजिद के साथ बड़े मसले, फैमिली के साथ, छोटी बच्चियां थी, लेकिन उसमें ये हुआ कि वो भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रहमत ही थी कि उस वक्त भी मैंने सूरह रहमान सुनी थी दरमियान में, और मुझे वो उस बच्ची की जो वाइब्स थी उसने मुझे उस चीज़ से निकलने में हेल्प की कि मैंने कोई साइकोटिक ड्रग्स नहीं लेनी, कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं लिए, ऑल दो मेरे बड़ी प्रिस्क्रिप्शंस में चीज़ें होया करती थी। तो वो मैंने कहा नहीं, ये अगर ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद तो फिर इसको कौन संभालेगा, ये सफ़र करेगी। तो बच्चों के मामले में थोड़ा सा शुरू से ही ना एक था कि नहीं, बच्चों के लिए सब कुछ साइड पे कर देना है, बच्चों को प्रायोरिटी देनी है। तो शायद वो उस बच्ची की वजह से जो है वो मुझे उस डिप्रेशन से, उस फेज से निकलने में हेल्प हुई थी। और वो मतलब आपने उससे मिले में ट्रूली शी इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर मी, फॉर आवर फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। तो जिन लोगों ने भी कहा कि चौथी भी बेटी हुई है, तो मुझे तो कभी इसके ऊपर नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक था कि लोगों का चौथी के बाद ना लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, अब तो बेटा होना चाहिए, अच्छा ये वजीफ़ा कर लो, ये चीज़ ऐसे कर लो। और लिटरली बाबा जान उस वक्त भी मेरे दिल से कभी ये दुआ नहीं निकलती थी कि मुझे बेटा चाहिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ से डर लगता था कि अल्लाह ताला ने अगर मेरे ऊपर कोई आजमाइश डाल दी ना मेरी बात सुन के, तो फिर मेरे से नहीं वो उठाया जाएगा। तो वो फिर इसलिए कभी दुआएं निकली नहीं, और जो दिया अल्लाह ने उसको खुशी से मैंने, और मतलब साजिद भी साथ ही थे, हम दोनों ने एक्सेप्ट किया था। करियर वुमन, पढ़ाई, जॉब, नौकरी, बच्चियाँ, तरबियत कैसे की, कब की, कैसे टाइम निकला? बाबा जान, एक तो पता नहीं अल्लाह ताला ने करवा भी दिया, क्योंकि इतना इमोशनली भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रही। फिर बेटियों के गैप बहुत कम थे, उसकी वजह से मुझे उनको टाइम देना लगता था कि मुश्किल होगा। लेकिन उस टाइम पे फिर मैंने अपनी हर चीज़ को छोड़ दिया था, फोकस सिर्फ बच्चे थे। तीन की दफ़ा तो मैंने अपनी हर चीज़ छोड़ दी थी, और उसकी फिर कॉस्ट भी पे की थी कि भाई सब कुछ जब छोड़ दिया, 10 साल बाद जब दोबारा मैं अपनी फील्ड की तरफ वापस गई तो किसी ने मुंह नहीं लगाया। फिर उसके बाद बड़ी फ्री में काम किया हर जगह पे, मतलब मैंने बहुत उसके लिए फिर स्ट्रगल करनी पड़ी कि भाई आपने फ्री में काम कर रहे हैं। और फिर लेकिन उसमें फिर टाइमिंग्स मैं अपनी पसंद के रखती थी कि भाई मैं सुबह 9 to 2:30 की जॉब करनी है, जो भी करनी है, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे जो हैं वो मैंने देखने होते थे। तो उसके अंदर फिर कई अच्छी ऑफ़र्स भी आईं कुलसूम हॉस्पिटल से भी, और मुझे याद है तो वो उसके अंदर फिर मैं वो रिजेक्ट कर दी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं बच्चों का शिफा से वीक थी, सिर्फ इसलिए कि सैटरडेज़ में ऑन नहीं रख सकती थी, बच्चों के टाइमिंग्स की रिस्ट्रिक्शन थी, तो हमेशा प्रियोरिटी बच्चे ही रहे थे। अच्छा बेटा, 2006 में आप मॉम के पास आए सेशन के लिए, और हुस्न इत्तेफाक ये है कि G11 में उस घर में आए जहाँ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दा फरमाया था जी। और वो घर आज भी एक मुहिम्मा ही है कि वो वहाँ पे वो आबाद नहीं होता। वहाँ आप आए, आपने सेशन लिए, आपको मॉम ने सूरह रहमान का पैगाम भी दिया। इसके बाद आपने सूरह रहमान सुनी तो क्या हुआ? जी 2006-7 में मैं आई थी आपके पास जी। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो थोड़ा सा यही चीज़ें चल रही थी, प्रॉब्लम। साजिद को किसी ने कहा कि ना वो एक इस तरह से हैं, वो सूरह रहमान थेरेपी से करती हैं, और आप जो है ना वहाँ चले जाएं और सूरह रहमान थेरेपी भी होगी, और जो है ना साथ ये इस तरह की थेरेपी भी होगी। अच्छा, मेरे जहन में था सूरह रहमान थेरेपी है, अल्लाह का पैगाम है, ठीक है, मैं चली गई। इनिशियली मेरे ख्याल में मैंने 2 या 3 सेशन लिए। पर्सनालिटी टेस्ट था, कोई इनिशियली कोई क्वेश्चनियर था जिसके ऊपर सारे मुझे जवाब देने थे। तो ये 2-3 सेशन मैंने लिए, लेकिन उस वक्त भी मेरी जो है ना शायद मेरा टाइम नहीं था, मैं सोचती हूँ, या फिर मेरी इतनी नेगेटिविटी मेरे अपने ऊपर थी कि मैंने उस वक्त ये सोचा मॉम के बारे में कि अल्लाह का नाम है अगर, तो फिर पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। अब यानी कि मतलब सोच का लेवल चेक करें कि भाई एक थेरेपिस्ट है, वो अपनी
सारी एनर्जीज़ आपके ऊपर टाइम दे रहा है, वो उस चीज़ के पैसे ले रहा है। ये तो बहुत अरसे बाद मुझे पता चला ना, लेकिन उस वक़्त ये सोचती। और मैं यही देखती हूँ कि हमारी अपनी सोचें और नेगेटिविटी बहुत बैरियर होती हैं कि हम किसी अगले का पैगाम और चीज़ों को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चाहे वो पॉजिटिविटी ही हमें दे रहा हो। तो वो मैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मेरा तारुफ़ फ़र्स्ट टाइम उस टाइम पे हुआ था मॉम के थ्रू, और उन्होंने मुझे एक तोहफ़ा कलंदर बुक दी थी और कैसेट होती थी उस वक़्त, वो कैसेट मुझे दी थी। अच्छा, मैंने सूरह रहमान थेरेपी की थी उस वक़्त, लेकिन ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ही एक ज़ीरो के ऊपर थी। मैं ऐसी बंदी जिसको पता ही कुछ नहीं है कि कलंदर कौन होते हैं, ये तोहफ़ा कलंदर किताब जो है इसका मतलब क्या है, ये किन बुज़ुर्ग का फैज़ है, ये कैसे। अब मैंने सुन ली थी और मुझे लगता है कि वो प्रोसेस मेरा तब से शुरू होना स्टार्ट हो गया था, मेरी जर्नी वो स्टार्ट हो गई थी उस वक़्त से। लेकिन उस वक़्त मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं वहाँ पर आकर बैठ सकती, क्योंकि मॉम ने मुझे कहा था कि यहाँ पर दुआ का सेशन भी होता है तो आप आना। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा टाइम नहीं था, मैं वहाँ पे नहीं गई, लेकिन सूरह रहमान मैंने सुनी थी। अच्छा जी, जब आप आते थे तो आपको लेके आपके मियाँ जी आते थे, साजिद साहब, वो गाड़ी में बैठे रहते थे। अच्छा, आज चूँकि मुल्तान की मिट्टी की बड़ी फजीलत सामने आई है, ये भी मुल्तान के, ये मुल्तान की मिट्टी में कोई फ़कीरों की तरफ आने की ऑटोमेशन है या कोई चीज़ खींचती है मैग्नेट की तरह इनको? साजिद बाहर गाड़ी में होते थे, क्योंकि हमने घर में किसी को नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक स्टिग्मा सा था कि आप जी किसी तरह से थेरेपी कराने जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, आपको क्या हुआ है। और मुझे ये चीज़ सुनने को मिलती थी कि भाई तुम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह के साथ एक कनेक्शन डेवलप होगा तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी, तुम्हारा कनेक्शन वीक है। अब वो एक और गिल्ट आ जाता था, पता नहीं फिर क्या चीज़ है। और सेकेंड बात का जवाब बाबा जान के, अगर मैं अपना देखूँ ना तो मैं औलिया कराम का, जैसे मैंने पहले भी बताया, मुझे ज़ीरो पता था, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन साजिद की जो अकीदत थी औलिया कराम से वो मैंने शादी के बाद देखी थी। क्योंकि मुझे याद है कि शादी के बाद साजिद मुझे किसी बुज़ुर्ग से मिलवाने गए हुए थे कि ये बुज़ुर्ग हैं मेरे और न हम उनसे मिलने जाएंगे। हम उनसे मिले थे, मेरे लिए वो बिल्कुल नई सी चीज़ थी कि हम किसी बुज़ुर्ग से जो कि फ़ैमिली के बुज़ुर्ग नहीं हैं हम उनसे मिलने जा रहे हैं। ऑल्दो मैं बुज़ुर्गों से रिस्पेक्ट ज़रूर थी, लेकिन मुझे इस तरह इस जहान का नहीं पता था। तो एक दफ़ा मैंने कहा मैं नहीं मानती किसी को ना, तो साजिद ने मुझे उसी वक्त एक बात कही थी कि तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारा अपना ओपिनियन है, लेकिन कभी इनके बारे में बात नहीं करनी और रिस्पेक्ट देनी है। तो बस उसके बाद ये एक बात थी जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि साजिद की बहुत अकीदत है, लेकिन बाबा जान मेरी ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल खाली ऐसे जैसे ये कौन लोग हैं, इनकी रहमत, इनके करम क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था। इसकी कहीं ये वजह तो नहीं कि जब आप फैमिली से दूर रहती हैं हॉस्टल की ज़िंदगी में, तो एक बंदा घर में रहता है ना सारे माँ बाप के छत्र छाया के नीचे, तो वहाँ पे कोई सेशन होते हैं, ऐसा टाइम होता है जब डिस्कशंस होती हैं, ये तो नहीं वजह बनी थी? यही वजह भी हो सकती है बाबा जान, क्योंकि अपने आप को बड़ा ही बहुत समझना शुरू कर दिया था। वो इतना अपने आप को बड़ा बना लिया था कि उसके आगे मुझे कोई और बड़ा या कोई और मुझसे ज़्यादा नेक तो नज़र भी नहीं आता था, क्योंकि मैं ख़ुद भी नमाज़ें पढ़ती थी और ये बातें करती थी कि मैं तो नमाज़ भी पढ़ती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ। तो वो मुझे लगता था बस ऐसी इबादत गुजारी का बस एक इतना ही ताल्लुक़ है अल्लाह ताला से कि आपने नमाज़ पढ़ी या दुआ की है एंड दैट्स इट। लेकिन मुझे याद है बाबा जान कि मैं शुरू से, मुझे स्कूल के टाइम से याद है कि मुझे ना बस अंदर कुछ होता था कि अल्लाह कहाँ है, कैसे मिलता है, जैसे वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दरमियान में सवाल उठता था। फिर यूनिवर्सिटी में जब मैं फ़ारिग हुई तो तब भी मुझे बुक्स पढ़ने का बड़ा मौका मिला, मुझे थोड़ा सा टाइम फ़ारिग मिल गया जब हम मुल्तान नहीं थे, तो एक साल मुझे मिला जिसमें मैंने बहुत बुक्स पढ़ी। और मुझे उस वक़्त भी यही था कि औलिया कराम कौन होते हैं, औलिया कराम की बुक्स पढ़ी, ठीक है, लेकिन वो जो करामात और वो जैसे आप कहते हैं कि वही सब कुछ होता था, तो उसकी ट्रू जो उसके पीछे कहानी है वो मैं उसको फ़ील नहीं कर पाई। उसकी वजह शायद कि मैं किसी से, मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप फ़िज़िकली किसी के सामने बैठ के और किसी का इंटरेक्शन नहीं होता तब तक इन किस्से कहानियों का कोई शायद फ़र्क नहीं होता। फिर थोड़ा सा एहतराम ज़रूर आना शुरू हो जाता है कि ये कोई और ही दुनिया है, लेकिन वो लोग जैसे लगता है कि कोई ना सुपर नेचुरल टाइप, यानी कि ये हमारे जैसे लोग नहीं हैं, ये कोई डिफरेंट दुनिया है और ये हम तो कर ही नहीं सकते, ना हमें मानना है इनको और ना हमें करना है, ये उन्हीं की ड्यूटीज़ थी और उन्हीं करना है। सो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट था जो डेवलप हुआ था। वाह। अब ये बताएं
कि आपने कुछ जिक्र किया था मियाँ वाली में कोई खातून थी जहाँ सूर्य रहमान का जो पैगाम देती जी। थी, आप मॉम से भी 2006 में मिलके सूर्य रहमान का पैगाम ले गई। ये मियाँ वाली कहाँ चली गई आप, क्या वजह बनी? बाबा जान, जब मॉम से मैंने पैगाम लिया, उसके बाद तीसरी बेटी हुई, फिर मसरूफ़ियत घर की शुरू हो गई। अच्छा, जब वो बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई, मुझे थोड़ा सा और सोचने का मौका मिला, तो फिर वहीं पे वो सवाल आके खड़ा हो गया कि अल्लाह कहाँ है और सुकून नहीं है दिल में। अच्छा, वो साजिद की कज़न थी एक, उन्होंने कहा कि मेरी कोई बाजी हैं, उनसे, और उनकी बातें मुझे ना, वो बातें उनके बारे में बताती होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुन के कि वो सरगोदा में रहती हैं, इस तरह से हैं। तो मैंने उसको कहा, उस लड़की को, फ़ायज़ा को, मैंने कहा अच्छा मुझे जो है ना, आप मुझे भी ले जाओ वहाँ पे, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब मैं उनके पास गई तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था, मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह की तरफ से हर चीज़ है, और मतलब सेटिस्फाई हूँ मैं उस चीज़ के ऊपर जो उस रब ने दिया है, लेकिन ना मेरे अंदर कोई तलाश है और मेरे अंदर सुकून नहीं है, मुझे समझ नहीं आती है ये कहाँ है जो खला है और वो फिलअप नहीं हो रहा मुझे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो वो उन्होंने बात की थी कि जी अपना बर्तन जब खाली होता है ना, तो तभी दूसरे बंदे की कोई बात समझ आती है, तो अपना बर्तन खाली करना है। अच्छा, उसके बाद तो फिर खैर, उसके बाद फिर ये है कि उनकी ही मुर्शिद थी जो मियाँ वाली होती थी, शाबानो, उनके साथ मिलना हुआ, और फिर उनके साथ मैंने उनके साथ अटैच रह के, वो भी सूर्य रहमान थेरेपी होती थी, लेकिन वो 21 डेज़ की थी, तरीका यही था सब कुछ। और उसी दौरान में उनके साथ काम भी किया, कुछ ट्रेनिंग्स भी होती थी, कुछ इस तरह से ऑफ एंड ऑन उनके साथ मुलाकात होती थी। लेकिन उसके बाद फिर जब विलीन हुई तो उसके बाद मेरा बहुत लंबा गैप आ गया था। सो सेकंड टाइम जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम मुझे उनके थ्रू, मतलब वो दोबारा से घूम फिर के मैं 2013 में फिर दोबारा उसी अम्ब्रेला के नीचे खड़ी हो गई थी। और वो भी क्योंकि वो मुझे इस तरह से पता चला कि जो मुर्शिद जान हैं, उनका जो उस्ताद हैं वो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वो काके हैं। ये उन्होंने जब इंट्रोडक्शन कराया था, तो वो मुझे जब आपके क्वेश्चंस आए तो मैंने उन चीज़ों को रिलेट किया कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मेरी मुलाकात मॉम के थ्रू 2006 में हुई, और उसके बाद 2013 में घुमा फिरा के वहीं पे खड़ा करा दिया गया। अच्छा, अब वहाँ पे उस सिलसिले में ये होता था कि मेरे अंदर ना शक्कूक शुबहात, कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही हैं, क्लैरिटी फिर भी नहीं थी। ऑल्दो मैं उनकी सारी बातें मान भी रही हूँ, कुछ ट्रेनिंग्स भी थी, नफ्स की चीज़ें इस तरह की सारा कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बड़ी लड़ाई चलती रहती थी। और उस वजह से क्या होता था कि वो घर के हालात भी वैसे ही चल रहे होते थे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, अंदर सुकून नहीं हो रहा, अंदर एक लड़ाई चल रही है, तो वो घर में भी उस तरह से सुकून नहीं हो रहा था। तो वो फिर इस तरह से सिलसिला चलता रहा। यानी कि आप ये बेटा बताना चाह रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज़ वर देयर फ्रॉम 2006, सूर्य रहमान का पैगाम मिल गया, देन अनदर अपॉर्चुनिटी फिर किसी और के थ्रू मिल गया, लेकिन वो सिंक नहीं पैदा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही था। ये नहीं हम कह सकते कि एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन कुछ सिंक नहीं बन रहा था जी। फिर एक दिन आप, ये साजिद साहब जो आपके मियाँ जी हैं, ये आपको उठा के ले गए कलंदर पाक के मज़ार पे, सीधे ही चलो कहानी ख़त्म। वहाँ क्या हुआ? बाबा जान, जब मैं इस सिलसिले से अटैच हुई थी तो मुझे एटलीस्ट औलिया कराम का पता चलना शुरू हुआ, बुज़ुर्गों की क्या, बुज़ुर्गों का रोल होता है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, फैज़ क्या होता है, इन चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ। तो एक रिस्पेक्ट का लेवल भी, अकीदत बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, और एक उनके साथ वो जो अटैचमेंट इस तरह से आपको दिल की एक लगती थी। तो जिस वक़्त, अच्छा उससे पहले जब हम कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गए हैं, तो उससे तकरीबन 6 माह पहले मैं कुछ ऐसी उन्हीं की ही वीडियोस देख रही थी। तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह बार बार मेरे जहन में आ रहे थे कि ये बुज़ुर्ग हैं, कोई ये बुज़ुर्ग है। साजिद ने मुझे पहले बताया हुआ था कि मैं लीला शरीफ में है और मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, और मैं इनसे यूनिवर्सिटी में भी मिला हुआ हूँ, तो ये तो मुझे पता था। तो क्योंकि जब मॉम से मिलने गए थे तो साजिद ने बताया था कि वो बुज़ुर्ग हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ, और उन्हीं के कोई काके हैं जिनने मॉम का बताया था। तो फिर हम इस रेफरेंस से भी गए थे। तो मुझे साजिद ने ये बताया हुआ था कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा सा तारुफ था। अच्छा, जब एक वो दिल थोड़ा सा सॉफ्टनेस आना शुरू हुई और उसके अंदर एक मोहब्बत और सब कुछ था, थोड़ा सा पैदा होना शुरू हुआ, तो मेरा ख्याल है कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह फिर आ गए मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि वो गए तो थे नहीं, जब से आए थे उन्होंने मुझे ओन किए रखा,
उन्होंने मुझे रास्ते दिखाए इस तरह से कि उन्होंने मैं इस तरह से इस चीज़ को देखती हूँ कि मुझे लगता है कि उस वक़्त मैं किसी काबिल नहीं थी कि उनके सामने बैठ सकती, या शायद मैं इतना प्यार इतनी अकीदत में ना बैठती, लेकिन उन्होंने मुझे एक मुख्तलिफ़ सफ़र से गुजार के फिर अपने पास बुलाया। और वो ऐसा था कि एक दिन पहले साजिद और मेरी बड़ी लड़ाई हुई थी। मतलब हमारा इतना हुआ था कि इट्स लाइक कि हमारा घर बन चुका था, सब चीज़ें सेटल्ड हैं, हर चीज़ सेटअप है, बच्चे ठीक हैं, सब कुछ है, और वी आर लाइक कि भाई यार कुछ मतलब ये छोटी छोटी बातों के ऊपर, ये तुमने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया। तो हमारा ना एक दरमियान में बड़ा गंदा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके ऊपर ये हमारा इस तरह से वाक़या हुआ। अब मैंने कहा कि मुझे ना बस कहीं सुकून चाहिए, मुझे कोई रास्ता चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही है, जो मैं कर रही हूँ वो मैं करना नहीं चाह रही हूँ। और हमारे दरमियान में कम्युनिकेशन गैप इस तरह से था कि मैं साजिद को कहती थी मैं जो बात कहती हूँ आपको समझ नहीं आती, साजिद कहते तुम कहती गलत हो, सो मेनी थिंग्स वर देयर ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स टाइप। तो मैं कहती थी कि जब दोनों सही हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। अच्छा खैर उस वक्त इतनी ज़्यादा थी, अगले दिन पता चला हमें सरगोदा जाना पड़ गया, किसी की डेथ थी। अच्छा मैंने साजिद को रास्ते में कहा कि ना कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे रुकेंगे क्योंकि हाज़री देनी है और आज बच्चे साथ नहीं है तो हम ना जाते हुए हाज़री देते हुए जाएंगे। साजिद मान गए, ठीक है चलते हैं। अच्छा वहाँ से फिर हम कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जब गई तो वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैं तो उनके मज़ार पे पहली दफ़ा जा रही थी। वहाँ गई तो जब दुआ की तो मैंने दुआ में कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता और मुझे नहीं समझ है, मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, हर जगह से मैं फंस चुकी हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे नहीं पता, बस मुझे आपने रास्ता दिखाना है जो भी है। अच्छा फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा कि लंगर कर लें, मैंने कहा ठीक है जी चलते हैं। साजिद और मैं वहाँ चले गए, साजिद की खाला भी साथ थी हमारे। अच्छा वहाँ से उसके बाद मंशा साहब थे, उन्होंने हमें बिठा लिया और मुझे याद है कि वो हमारी कोई 1 घंटे की मीटिंग थी जिसमें वो बात कर रहे थे और मैं रोई जा रही थी क्योंकि वो अंदर ना आपके अंदर कन्फ्यूजन्स, नेगेटिविटी, उससे परेशानी, पता नहीं बहुत कुछ था जिसकी वजह से आई वॉज कॉन्टीन्यूसली क्राइंग और वो बात कर रहे हैं। और मैंने जब अंदर जाके देखा तो मैंने आपकी पिक्चर देखी, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की देखी। जब आपकी देखी तो मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये उनके रूहानी वारिस हैं सैयद बाबा जान, आपने उनसे ज़रूर मिलना है। मैं उनको अभी कहता हूँ कि आप मतलब मैं उनको मैसेज कर दूँगा, आपने उनसे टाइम लेके जाना है और आप इस्लामाबाद में रहते हैं, वो भी इस्लामाबाद में रहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा अब मेरे दिल में था कि यार मिलना ज़रूर है। अब जैसे ही हम इस्लामाबाद पहुँचे मैंने साजिद को कहा, साजिद के पास नंबर था, मैंने कहा साजिद बाबा जान को मैसेज करें, टाइम ले लेते हैं। तो साजिद ने फ़ौरन मैसेज किया और जो है हम दोनों ने फिर, आपने एक दिन बाद का टाइम दिया तो हम यहाँ पर आपके पास आ गए थे। अच्छा जी आप दोनों आए, मुझे कुछ भूल भी गया है, मिल लिए, फिर क्या हुआ? जब वो जो इतने कन्फ्यूजन, वो जो इतना बोझ, वो लड़ाइयाँ, वो सब कुछ, मेरा ख्याल है सिर्फ एक बीच में से एक लिंक मिसिंग था, फ़कीर वाला, वहाँ तक पहुँचना था तो शायद ये सारा सोल्यूशन होना था। जी बेटा फिर क्या हुआ? बाबा जान जब आपसे मिली थी मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मेरी तलाश ख़त्म हो गई यहाँ पे। आई वॉज एक बंदा जो इतने सालों से किसी चीज़ को तलाश कर रहा है ना, ढूंढ रहा है, और उसके अंदर जो कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, बेशक ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं लेकिन अंदर का जो खालीपन था वो भर नहीं रहा था। मैं यहाँ पर आई ना जब, तो आपके पास बैठे तो मुझे लगा कि नहीं बस दैट्स इट, दिस इज़ दी एंड, बस एक ही चीज़। और बस वहीं पे मेरा दिल जो है ना वो बस एकदम से सुकून में आ गया। आपने फ़र्स्ट टाइम बताया कि सूरह रहमान सुने और अली हक़ का कहा, और ऑब्वियसली मेरा दिल तो पहले से ही था इस तरह से, तो मैंने फ़ौरन जो है वो सूरह रहमान अगले दिन से शुरू कर दी थी। साजिद ने 2-3 दिन के बाद शुरू की, लेकिन ऑल टुगेदर चीज़ें चेंज हो गई। हम कहते हैं इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन मेरे लिए जो 4 दिन पहले इतनी शदीद लड़ाई हुई थी और 4 दिन के बाद मैं कहूँ कि मेरे अंदर इतनी सुकून आ गया कि मुझे लगा कि यार, और मुझे उसमें ना अपनी गलतियाँ नज़र आना शुरू हो गई, मैं गलत, मैंने ये किया, ये हुआ। अच्छा उसके अंदर हम दोनों का और फिर सूरह रहमान थेरेपी के बाद हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। तो हमारे लिए कोई और वजह नहीं थी कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करते। वाह, जो बच्चे बच्चियाँ लड़ते रहते हैं आपस में, मियाँ बीवी, वो सुन लें
दोनों मियाँ बीवी सूरह रहमान सुने तो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। ये कुरान की एजाज़ है, रहमत है और फजल है। वैसे ये तो होगी, सब ने सुन ली कहानी। एक दिन मैं बैठा हुआ था इधर बाहर, तो आपके मियाँ जी आए मेरे पास, तो सीधा आके मुझे कहने लगे मुझे कोई काम दे। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ, कौन सा काम? अच्छा, मैंने कहा आप तशरीफ़ रखें। अगले दिन चूँकि हमने जाना था लिल्ला जावेद साहब, तो मैंने साजिद को कहा, मैंने कहा आप तशरीफ़ लाएं। फिर हमारे साथ ही सफ़र हुआ और अब वो माशाल्लाह इज़ ए रेगुलर विजिटर विद जावेद साहब। बागात और हॉर्टिकल्चर, तज़ीन व आराइश उसका काम करें। फिर एक दिन आपका भी मैसेज आ गया, मुझे भी कोई काम दे। बच्चियां हैं, एक आपका क्लिनिक है, जिम आप जाते हो, मतलब सारे कुछ करती हो, खाना पकाना कैसे होगा, कैसे कर लेते हैं आप लोग दोनों? वो भी बिजनेस करते हैं, अपना काम है, और टाइम कलंदर पाक के लिए कोई मतलब कोई मसला नहीं है। ये मैं लोग टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, कैसे कर लेते बेटा? बाबा जान, जिस दिन साजिद ने आपको कहा था उससे पहले ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने कोई ऐसा काम करना है। वो एक्चुअली कुछ यहाँ भी था और मुझे था कि बस बाबा जान को खुश करना है किसी तरह से, किसी तरह भी, कि वो हमसे खुश रहें और सेटिस्फाई रहें। तो कोई काम जिसमें मैं कर सकूँ। अच्छा, उतनी देर में साजिद ने कह दिया, ठीक है। 2 दिन बाद फिर मैंने आपको तब कह दिया। तो बेसिकली बाबा जान, शायद ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये करम सब उन्हीं का ही है। उसी मैं कहती हूँ कि उनकी ताकत है तो आप कुछ बोल सकते हैं, वरना कोई ख्याल या कोई बोलने की ताकत मेरे अंदर तो, या साजिद भी इसी तरह ही होगा, इसी स्टेट ऑफ माइंड में ही होंगे कि हम दोनों के अंदर नहीं थी। ये कोई ऐसी वो बस ऊपर से ही कोई ताकत होती है जो कि हमें शायद कहीं पे ले जा रही होती है और हमारे मुंह से वो वर्ड्स निकल जाते हैं। तो अपना कमाल तो कहीं नहीं है, ना ही सोच के बात की थी। हाँ, ये ज़रूर था कि और वो टाइम भी वही निकाल देते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी वही करा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी घर का अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा उनकी वजह से। आपकी बात से मुझे यकीन हो गया, जो कलंदर पाक ने सईद साहब को कहा था ना, बेटा इरादा बांधो। जी, इरादों की मजबूती ही हर नामुमकिन को मुमकिन करती है, और वही टाइम मैनेजमेंट है सारी की सारी। अच्छा बेटा, आपने एमफिल किया कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, आपका 11 में क्लिनिक भी है। ये सूरह रहमान का पैगाम कब फैलाती हैं इस सारी मसरूफियत में? बाबा जान, एमफिल तो खैर एक अलग स्टोरी थी। कोशिश की थी कि पीएचडी करनी है, 2 दफ़ा टेस्ट भी दिया एंट्री में, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर सकी। अब मैं कहती हूँ अच्छा ही किया नहीं क्वालिफाई किया, क्योंकि फिर मैं इन चीज़ों को टाइम नहीं दे पाती। अल्लाह की तरफ से हर चीज़ बेहतर होती है। तो क्लिनिक का जो सेटअप है ना बाबा जान, मुझे लगता है कि क्लिनिक का सेटअप ने सूरह रहमान थेरेपी को फैलाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि मेरे पास जब कोई आता है, क्लाइंट या पेशेंट आते हैं या मुझे अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं सूरह रहमान थेरेपी बता देती हूँ। डाइट प्लान भी होता है, वो मेरे 2-3 दिन के बाद मेरा होता है, क्योंकि वो मेरा एक सिस्टम है जिसके साथ 2-3 दिन के बाद होता है। तो वो सूरह रहमान थेरेपी शुरू भी कर देते हैं। तो मुझे एक लगा कि सूरह रहमान थेरेपी पहुँचाने का एक ज़रिया है और उसमें मुझे एक अच्छा हेल्प मिल गया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लिनिक के साथ साथ ना अब यही होता है कि कोई लोग वैसे भी अप्रोच कर रहे होते हैं जो क्लिनिक नहीं आना चाहते, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो बस फिर सूरह रहमान थेरेपी ही मेरे पास एक है, मैं उनको वो बताती जाती हूँ। और वो इस तरह से मुझे लगता है कि बस ये काम करवाया जा रहा है, और उसमें ये क्लिनिक का भी इसीलिए सेटअप दिया गया है। वाह, यानी हर एक के लिए मीडियम अलग-अलग है, जी बिल्कुल, जिस तरह वो उस किस्म के लोगों को, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल को पैगाम पहुंचा सके। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे यहाँ जुम्मे को दुआ होती है, इतवार को भी होती है, मंगल को भी होती है, और आप दोनों बहुत एक रेगुलर फीचर हैं और बढ़ चढ़ के हैं, थक नहीं जाते? बाबा जान, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी तो सब ने मुझे बहुत डांटना है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे रोज़ आना पड़े तो मैं रोज़ भी आने को तैयार हूँ। मतलब नहीं थकते बहुत, क्योंकि जिस ज़ात की वजह से हम यहाँ पर हैं, जिस निस्बत की वजह से हम यहाँ पर हैं, जब बाबा जान आप नहीं थकते, हम कौन हैं? आप बाबा जान जिस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब हम तो आपके पास शायद 3-4 घंटे गुजारते हैं, आप कॉन्टीन्यूसली 24 घंटे उसमें लगे हुए हैं, और आपके सोने का टाइम भी इतना कम होता है। तो जब बाबा जान जो आप इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत है, और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जैसा आप बताते हैं कि उन्होंने अपनी हर सांस
इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ़ कर दी, और वो जिस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़ुद जा के पैगाम दे रहे थे, तो फिर हमारी क्या औकात है। तो वो बस यही है कि जितना टाइम मिलता है बहुत अच्छा लगता है, बल्कि और भी अगर मिले तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए सारे सुन लो। अच्छा बेटा, ये आपकी बात सुन के मुझे एक बात को बड़ी तक़वियत मिली है कि इस सारे प्रोसेस में अल्लाह के होने का एहसास या ख़्याल आपके अंदर मौजूद हुआ है। डैट इज़ द बेसिकली एनर्जी विच इज़ ड्राइविंग अस, जिसमें हम थकते नहीं। क्या ऐसे ही? जी बाबा जान, जैसे सूरह रहमान सुनी ना, तो अल्लाह के साथ इनिशियली एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ। अल्लाह को पहले हमने रखा हुआ था, जो मेरी अगर मैं लाइफ जर्नी देखूं, कि जी बस दुआओं तक रखा हुआ है, किसी चीज़ को मांगना है तो अल्लाह से दुआ मांग लो, अच्छा नमाज़ पढ़ लो, नफिल पढ़ लो, तो बस जी दुआ मांग के अल्लाह का बस इतना चैप्टर क्लोज़, उसके बाद ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ हो जाए। जब मैंने सूरह रहमान सुनी और आपकी सोहबत में बैठना शुरू किया, देन आई रियलाइज्ड कि अल्लाह के साथ कनेक्शन तो हर पल का है। आपने सिर्फ उसको महसूस करना है और उसके साथ एक कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, ये आपने खुद करनी है। ये आपके अंदर से सब चीज़ें शुरू होती हैं। जो सुकून या हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये सब आपके अंदर है। पूरा एक जहान है जो हमारे दिल के अंदर है। किताबें पढ़ी थी इसके ऊपर, इसकी पावर का पता था, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया और अपने ऊपर तो कभी अप्लाई करके ही नहीं देखा। लेकिन जब सूरह रहमान सुनी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक रोशनी की किरण अंदर आना शुरू हुई, थोड़ी सी झाड़ बूंद जिस तरह से हुई, तो उसके अंदर जब एक सेल्फ़ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर आपकी सोबत आना शुरू हुई, तो अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ। और आपकी तरबियत बाबा जान बड़ी खूबसूरत है कि आप हर दुआ में हमें कोई ना कोई एक स्टेप या चीज़ ऐसी बताते हैं जो कि हमें अल्लाह से और करीब करती चली जाती है। तो वो मुझे बहुत सारी डायरेक्शंस जो हैं वो इसी तरह से आप ही की तरफ से मिली कि उसमें अल्लाह के साथ एक कनेक्शन मजबूत होता चला गया था। अभी तक उसी प्रोसेस में ही है बाबा। मैं सबको बता दूँ, सदफ में बड़ी पर्टिकुलर है बहुत सारी चीज़ों में। कोई चीज़ कंफ्यूज तंग कर रही है तो फटाफट मैसेज भी कर लेती हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है। अच्छा बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन ये है, सूरह रहमान आपने सुनी 2006 में, आपने सुन ली थी, चले यूँ समझ ली। उसके बाद भी सुनी, फिर गए, फिर सुनी, फिर मुझसे मिले, फिर सुनी, फिर एक वाज़े तब्दीली का एक प्रोसेस शुरू हुआ, यानी अल्लाह की रहमत गालिब हो गई। ठीक है, इस पैगाम को आपने फैलाया भी। अगर मैं ये बेटा पूछूं, दो किस्म की तब्दीली होती, एक हमारे ज़ाहिर में आती है जिस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे थे, एक हमारे अपने अंदर की तब्दीली है। क्या कहोगे, ज़ाहिर में क्या आई और बातिन में क्या आई? जी बाबा जान, दोनों तरफ से आपकी जंग चल रही होती है। इन्हीं अंदर तो चल ही रही है और वो कॉन्टीन्यूसली चल रही है। आपका एक प्रोसेस चलना शुरू हो गया। जैसे आपने, जब आपकी तरबियत से ये चीज़ हमें समझ आनी शुरू हुई, कि नज़र मुझे आना शुरू हुआ कि मेरे अंदर, जैसे आपने कहा कि अपने नफ्स पे काम करना है। नफ्स और शैतान जो हैं वो दो दुश्मन हैं जिनका हर वक्त हमारे ऊपर एक गलबा होता है, हमारी सोचों के ऊपर भी। यानी कि मुझे लगता है कि हमें अपने ख़्याल का भी ख्याल रखना होता है कि हमारी कौन सा ख्याल आया। कई दफ़ा वो इतना खूबसूरत आपको ख्याल देता है, बड़ा काम कर लिया है, अब ज़रा सुकून कर लो। कोई बंदा आपको थैंक यू कहता है, हाँ शायद मैं इस काबिल हूँ, मुझे थैंक यू बोल रहा है और मैं उसको ले रहा हूँ। अब ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ा एकदम से आपको स्लिप कर देती हैं, अपनी उस मकसद से भी हटा देती हैं। तो वो बाबा जान एक कॉन्टीन्यूसली जंग है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपकी तरबियत और यहाँ बैठना है ना, ये इतना कुछ सिखा देता है कि जो एक दिन का गैप आता है ना, वो पूरा दिन वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। और प्लस फिर इंक्लिनेशन भी उन्होंने ही दी है, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ही ये आया कि जैसे कि अगर मैं जा रही हूँ, कहीं आ रही हूँ, बस आपकी वीडियोस लगा ली, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिस तरह की जो छोटी छोटी कोई क्लिप्स पड़े हुए हैं वो लगा लिए, और फिर जब मुझे समझ नहीं आती मैं उसको बार बार सुनती हूँ। तो वो ये होता है कि बस कॉन्टीन्यूसली आप उसी एक थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं। फिर रात होती है तो रात को भी अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं वही लगा लेती हूँ कि भाई मुझे ना उससे सुकून मिलता है। मुझे बहुत सारे रास्ते में मिल रहे होते हैं, और समटाइम्स आपकी किसी वीडियो से या बात से मैं रिलेट कर रही होती हूँ, अच्छा लाइफ में तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, ऐसे भी चल रहा था। सो वो इंटरनली जब अंदर खुलना शुरू होता है बातिन, तो उसके अंदर वो सारी टीचिंग जो हमें पहले टीचिंग लग रही होती है कि एक
कोई बात कर रहा है, कोई स्कॉलर बात कर रहा है, कोई अल्लाह का बंदा बात कर रहा है, वो सिर्फ बातें हैं। लेकिन जब अंदर एक जहान खुलना शुरू होता है तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए हैं, ये किसी और के लिए नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें अपने क्वेश्चंस के भी आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वो अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं। और दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक दफ़ा हम यहाँ से निकले हैं तो फिर साजिद से मेरी बात की बहस हो गई। तो मैंने कहा ओहो, पहला ही टेस्ट आया, उसके अंदर ही फेल हो गई हूँ मैंने आपको बताया था। तो इस तरह की कंटिन्यूसली कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है कि अच्छा इस तरह का ख्याल आ गया। फिर जैसे फ्रेंड्स में गई तो वहाँ पर भी ये कि जी किसी की बुराई कर दी कि अगर बैठे हुए हैं सारे लोग, अब मेरे अंदर एक अर्ज आई कि अच्छा मुझे मेरी उस फ्रेंड का बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। अब ये सब चीज़ें नेगेटिविटी हैं। तो ये चीज़ें जब आ रही हैं तो अब ये जो होता है ना कि ऊपर से एक अलार्म फिट हुआ है जो कि वो उस वक्त ही बजना शुरू होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। इट्स नॉट अबाउट कि ये हमेशा होता है ऑन, लेकिन मोस्टली ये ऑन इसलिए होता है, मुझे लगता है कि ये सब जो टीचिंग है, ये जो सब सोबत है, ये उसी का असर है। अच्छा बेटा, आप तालीम हासिल कर ली, जो चाहा था वो मिल गया, क्लिनिक खोल लिया, शादी हो गई, बेटियां हो गई, घर बन गया, खुशहाली आ गई, ये सारी चीज़ें सुकून का बायस हैं या कोई खला जो आपकी ज़िंदगी, जो आपने खुद बताया खला है और वो किसी का होना है और वो असल होना वही है जिससे मैंने बात शुरू की थी जी। कि मकसद हयात तो अल्लाह से ही मोहब्बत करना। आपने सूरह रहमान सुनी, आप सूरह रहमान फैलाते हो, क्या सोच देखते हो इस पैगाम की अहमियत को, लोगों को क्या कहोगे? यू हैव ए डिफरेंट बैकग्राउंड और आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट इज़ डिफरेंट। जी, कितनी अहमियत है ये इस पैगाम को सुनना और फैलाना? जैसे बाबा जान आपने पहले कहा ना कि आपकी ज़िंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ था, लेकिन उन ब्लेसिंग्स के ऊपर उस तरह से नज़र नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ग्रेटिट्यूड नहीं था, शुक्रगुजारी नहीं थी, और हर चीज़, जो चीज़ कोई छोटी सी भी चीज़ मिसिंग थी, ये भी परफेक्ट होनी चाहिए। इस तरह से दुनिया को देखा था, मतलब अपनी ज़िंदगी को मैं देखती थी। जब ये पैगाम रहमत मिला और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, तो इनिशियली तो हमारे अपने घर में बड़ा सुकून हो गया। मेरे बच्चे मतलब वो ख़ुद बात करते हैं कि मतलब बहुत सुकून हो गया, क्योंकि सारी बेसुकूनी वैसे मेरी वजह से ही थी, मैं ही गलत ज़्यादा होती थी। तो अच्छा, उसमें ये हुआ कि आपने जैसे फरमाया कि सूरह रहमान सुनना और उसका फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सुन लिया मैंने, लेकिन जो इम्पैक्ट मेरी अपनी लाइफ के ऊपर आया, मेरी अपनी पर्सनालिटी के अंदर आया, अब वो ये होता है कि मेरा दिल करता है कि अगर मुझे इतना सुकून मिला, मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी, तो जो लोगों के पास कहीं पर कुछ मिस है वो इससे फिलअप हो जाए। एक तो ये चीज़ भी, ऊपर से ये सारा पैगाम देने का करम, हिम्मत, ताकत ये कोई और दे रहा होता है, ये हम नहीं दे रहे होते। क्योंकि मैं जैसे सुबह से अगर सिर्फ ये सोच लूँ कि आज मैंने ना मुझसे ये काम करवा लें, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑल ऑफ द कोई सडन कोई कॉल आ जाएगी, कोई फ़ोन आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, वो करवा देते हैं। मैं खुद कुछ नहीं ज़ोर लगा रही किसी भी चीज़ के ऊपर। जैसे कल ही अगर मैं घर पे थी तो मैंने कहा यार मैं घर पे हूँ, घर पे कैसे दूँगी। उसी वक्त ही जो मैंने आपको बताया है कि वो 2 कॉल्स थी, उनके ऊपर मैं बैठी हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, तो वो करवा दिया गया मतलब बस सिर्फ मुझे लगता है कि बस वो सिर्फ खुद करवा रहे हैं। शायद इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं उस अम्ब्रेला के अंदर, और जैसे ही वो उस अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, वो अपनी रहमत में इस तरह से समेट लेते हैं कि बस वो फिर खुद ही ड्यूटीज़ लगा देते हैं जो जिस काबिल होता है। जैसा आपने पहले भी फरमाया कि हर बंदा जो है उसकी कोई क्वालिटी होती है और उसके हिसाब से जो है उसके लिए वो काम को आसान कर दिया जाता है। तो मे बी वो फिर ये वजह होगी, वरना मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वाह जी वाह, बहुत खूब बेटा, सलामत रहो और अल्लाह इसी तरह हमेशा सलामत रखे और रोशन रखे।